नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। हाजिर हूं मैं उन खबरों को लेकर जो हैं बेहद खास। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य आपातकाल, स्मॉग से आबो हवा हुई जहरीली। अब हालात से निपटने के लिए सरकार ने उठाए कदम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की शानदार प्रगति, लेकिन कारोबार शुरू करने में जारी है मुश्किलें। स्टार्टअप्स के सामने कई दिक्कतें। कर्नाटक के कोडवा समुदाय का जारी है संघर्ष। संस्कृति, परंपरा और वजूद बचाने की कवायद। अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग। और देश भर में मशहूर है हिमाचल प्रदेश की चेरी। खेती में जुटे 20,000 से ज्यादा किसान। कम समय में होता है ज्यादा मुनाफा। आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। दिल्ली और आसपास के इलाकों पर फिर से स्मॉग छा गया है। पंजाब और हरियाणा में किसानों की पराली जलाने को इसका कारण बताया गया है। दिवाली पर पटाखों की बिक्री रोकना या पराली जलाने के लिए किसानों को दंडित करना इस मसले का सिर्फ सतही इलाज है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण की वजह सिर्फ यही नहीं है। प्रदूषण के कई कारण हैं जिन्हें दूर किए बिना सूरत नहीं सुधर सकती। धुएं की परत के नीचे राष्ट्रीय राजधानी। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में स्मॉग के कारण PM 2.5 कहे जाने वाले महीन प्रदूषक तत्वों की मात्रा एक समय 1000 के आंकड़े को पार कर गई, जबकि इन तत्वों के 300 से ऊपर जाते ही हवा को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मान लिया जाता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली में जन स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन स्थिति पैदा होने का ऐलान किया। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली और आसपास के इलाकों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा हो। पिछले बरस भी स्मॉग की चादर दिल्ली के ऊपर छाई थी। दरअसल हर साल दिल्ली में सर्दियों से पहले हवा की गुणवत्ता खराब होती है, क्योंकि तब ठंडी हवा प्रदूषक तत्वों को जमीन के आसपास ही रखने लगती है। दिवाली पर पटाखों का धुआं, मोटर वाहनों और डीजल संचालित जनरेटरों का धुआं, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट और औद्योगिक उत्सर्जन से दिल्ली की आबोहवा प्रदूषित होती है। ऊपर से जब आसपास के राज्यों से किसानों के पराली जलाने का धुआं यहाँ आता है तो हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। विंटर्स में क्या होता है कि एक फिनोमिना जो एक वेदर फिनोमिना होता है जिसमें कि आपकी जो हवा का जो सर्कुलेशन होता है वो कम हाइट पे होता है, जिसकी वजह से आपका प्रदूषण जो है या जो भी एयर में जो पोल्यूटेंट्स हैं वो मिक्स नहीं हो पाते हैं या पूरी उस एरिया में फैल नहीं पाते हैं, एक जगह पे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पोल्यूशन लेवल्स उस एरिया में बहुत ज़्यादा लेवल्स तक चले जाते हैं। स्मॉग के गहराते ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में आनन फानन में स्कूल बंद करने का फैसला हुआ। दिल्ली सरकार की तरफ से फिर से ऑड इवन योजना लाने की इच्छा जताई गई। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उल्लेख किया कि ऐसे हालात पिछले बरस भी पैदा हुए थे और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों और वहां के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से पूछा कि इसे रोकने के एहतियाती उपाय क्यों नहीं किए गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के किसानों के पराली जलाने को दिल्ली के स्मॉग के लिए मुख्य दोषी माना। पूछा कि इसे रोकने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। इन बातों से जाहिर है कि प्रदूषण की समस्या को लेकर सरकारें सतर्क नहीं हैं। वैसे पूरे परिदृश्य पर ध्यान दें तो पराली जलाने आया धुआं दिल्ली की समस्या का सिर्फ फौरी कारण है। व्हीकल पोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। व्हीकुलर पोल्यूशन, कभी आप देखेंगे कि ट्रकें वगैरह आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, रात को आती हैं, वो एक कारण होता है। दिवाली या कोई फेस्टिवल में देखेंगे पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं, वो भी एक कारण होता है। कई दफ़े देखेंगे कि वेस्ट का जलाना, ये भी एक कारण होता है। कई दफ़े आप देखेंगे कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट हैं वहाँ पे जो उबले होते हैं वो जलाए जाते हैं,
उबले कई दफ़े खेत खलिहान को जलाने के लिए, उसको अपना आगे काम करने के लिए जलाए जाते हैं। कई दफ़े कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम होते हैं उसको अच्छी तरीके से डिस्पोजल ना होना, उसका बढ़िया तरीके से कि जो भी डस्ट पार्टिकल हैं वो सेटल ही रहें, ऊपर ना आए, वो ना करने की वजह से भी पोल्यूशन लेवल का बढ़ने का कारण होता है। जानकार मानते हैं कि प्रदूषण की बेहद गंभीर हो चुकी समस्या का कोई फौरी उपाय नहीं हो सकता। इसके लिए दूरगामी योजना बनानी होगी। इसके तहत सार्वजनिक परिवहन में बुनियादी सुधार करने होंगे ताकि सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या घटे। ऐसे उपाय करने होंगे जिससे डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों का रखना महंगा हो जाए। सड़कों पर मोटर वाहनों की संख्या घटाने के लिए ऑड इवन जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। डीजल से चलने वाले जनरेटरों का इस्तेमाल घटाना होगा। कंस्ट्रक्शन साइटों पर धूल उड़ना रोकने के उपाय सख्ती से लागू करने होंगे। खुले में कचरा जलाने पर रोक लगानी होगी। ये उपाय हों तभी पराली जलाना रोकना कारगर हो सकता है। ईंट भट्टे सब बंद हो जाने चाहिए। जो जिगजैग न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित नहीं है उन्हें चलने की आज्ञा नहीं है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में उन्हें चलने की आज्ञा नहीं है। इसके अलावा जितने क्रशर्स हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। हॉट मिक्स प्लांट बंद कर दिए गए हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाना है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को अच्छा करना है। दिल्ली में मीडिया के संकेंद्रण के कारण यहाँ के मसलों को अक्सर काफी प्रचार मिलता है, जबकि प्रदूषण की समस्या देश के ज्यादातर शहरों में गहराती जा रही है। कुछ बरस पहले 1600 शहरों में किए गए अध्ययन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया था कि दिल्ली की हवा दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीली है। 2016 में जारी उसकी रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 भारत में हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना, रायपुर, लुधियाना और कानपुर शामिल हैं। जाहिर है कि इन शहरों में रहने वाले लोगों की सेहत भी खतरे में है। दिल्ली पर छाए स्मॉग ने आगाह किया कि अब अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो मुमकिन है कि स्थितियां हमारे हाथ से निकल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली और आसपास के इलाके प्रदूषण की जद में हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने जाने माने पर्यावरणविद और इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के निदेशक आशीष जैन से खास बात की। विंटर्स आ रहे हैं, पराली जलेगी, व्हीकुलर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन साइट, ओपन कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ओपन डस्ट साइट्स हैं। दिल्ली का जो ज्योग्राफिक है वो बड़ा डिफरेंट है, दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो बहुत डिफरेंट है। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर दिल्ली की हवा पे काम करते हैं। जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में किसान भाई जो पराली जलाते हैं, 2 साल से बैन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो आदेश बने लेकिन उसका पूर्णतः इम्प्लीमेंटेशन भी ग्राउंड पे हो। लेकिन आपको ये लगता है ये जो नियम कानून बने हैं ये इतने सख्त हैं कि इन सारे फैक्टर्स पर हम काबू पा सकें? नियम कानून सख्त हैं, इससे तो मैं आपसे मतलब सहमत हूँ। नियम कानून बहुत सख्त हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में हम उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं जितने भी कानून, मेरे ख्याल से मैं जितने भी कानून पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी कानून हमारी सरकार ने या एनजीटी ने बनाए हैं वो इतने बेहतर हैं कि अगर उसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दें तो इंडिया अमंग दी वर्ल्ड एक सबसे बेहतरीन देश हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट कंडीशंस। एग्जैक्टली। ऑड इवन स्कीम दिल्ली में एक्सपेरिमेंट की गई, आपको लगता है ये कारगर हो सकती है पोल्यूशन लेवल्स पर कंट्रोल पाने के लिए? देखिए, इस टाइम दिल्ली की जो हवा है उसकी स्थिति ऐसी है कि इसमें आप दिल्ली की हवा की स्थिति एक ऐसे इंसान से कंपेयर कर सकते हैं जो कि डायलिसिस पे या वेंटिलेशन पे है। तो उसको बचाने के लिए हम जो हद तक कोशिश कर सकते हैं, तो दिल्ली की हवा मैं कह सकता हूँ कि इस लेवल तक की पहुँच गई है जिसमें हम किसी भी बैरियर को तोड़ के कुछ भी करने के कगार पर हैं। इसमें पटाखों पर बैन हो, ऑड इवन स्कीम हो, पराली के जलाने पर बैन हो, कंस्ट्रक्शन साइट को रोकने पर बैन हो। मैं तो कहता हूं कि हम विंटर सीज़न में सारी कंस्ट्रक्शन साइट को भी अगर रोक दें तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि PM 2.5 इज़ ए मेजर सोर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स। हाल ही में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में 30 पायदान उछलकर भारत 100वें पायदान पर पहुंच गया।
ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दरअसल ये पहला मौका है जब कारोबार करने से आसानी के लिहाज से तैयार की जाने वाली सूची में भारत पहले 100 देशों में आया है। लेकिन नया कारोबार आरंभ करने की कसौटी पर अभी कोई खास सुधार नहीं हुआ। नया कारोबार रजिस्टर कराने में अब पहले से कम वक्त तो लगता है, लेकिन उद्यम लगाने संबंधी दूसरी प्रक्रियाएं बेहद पेचीदा हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पारिजात अपनी नई कंपनी के संभावित ग्राहकों से राय मशवरे में लगी हैं। पारिजात पहले फ्लाइट अटेंडेंट थी। 6 महीने पहले उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। ये कंपनी विमान क्षेत्र के लिए जरूरी जमीनी सेवाएं मुहैया कराएगी। पारिजात ने नौकरी पेशा होने से लेकर स्वतंत्र उद्यमी बनने तक का सफर ऊंची उम्मीदों के साथ पूरा किया है। तनख्वाह पर जीने के बजाय उन्होंने अपने सपनों को निर्बाध उड़ान देने का जोखिम उठाया। पारिजात अपने परिवार में पहली पीढ़ी की उद्यमी हैं। उनके इस प्रयास को सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत उद्यम की मान्यता दी है। पारिजात इससे खुश हैं, लेकिन उनका कहना है कि पूंजी जुटाने और उलझे नियम विनियमों से निपटने जैसी समस्याएं अभी भी कायम हैं। In terms of regulations, yes, let's just say it's not been the easiest to work around getting your clearances. Because there are a lot of steps that you need to fulfill. There are lots of paperwork. There are a lot of people that you need to meet to basically get the work done. But it's not an impossible task, but it is a task which you need to really know what you're doing and where you're doing it and how. पारिजात जैसे अनुभव से बहुत से नए उद्यमियों को गुजरना पड़ता है। इसी का नतीजा है कि 2016 में शुरू किए गए 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो गए। वैसे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां 100% स्टार्टअप्स कामयाब होते हों। किसी नए उद्यम का सफल या नाकाम होना कई पहलुओं पर निर्भर करता है। स्टार्टअप किस सोच और योजना के साथ लेकर वजूद में आया, उसकी कामयाबी या नाकामी काफी कुछ इससे तय होती है। भारत में बहुत से स्टार्टअप उनमें कोई नयापन न होने, पूंजी की कमी और पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मी न जुटा पाने के कारण फेल हुए हैं। No, starting a business is not a problem. Today it takes 15 days to 20 days to register for a startup. It is the innovative mind and the sustainability of that business. That is a problem. NASSCOM यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के मुताबिक अमेरिका के बाद दुनिया में स्टार्टअप्स का सबसे तेजी से विकास अपने देश में ही हो रहा है। स्टार्टअप्स ढांचे के लिहाज से भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर है। 2020 तक ऐसे उद्यमों की संख्या में 2.2 गुना ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान है। तब तक ऐसे उद्यमों की संख्या 10,500 तक पहुंच जाएगी, जिनमें 2,10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला होगा। भारत में स्टार्टअप्स में 4 अरब रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। स्वास्थ्य तकनीक, वित्त तकनीक और शैक्षिक तकनीक जैसे क्षेत्रों में नए उद्यमी निवेश कर रहे हैं। The insolvency code which has come in, the law which has come in, those will what will promote easy financing, because once the financial institutions are sure that nobody is going to run away with their money, they'll all be accountable, and within a period of 270 days the case would be settled. I think finance for a lot of people who are enterprising, who are young, who are new entrepreneurs will become much easier for them. अलग अलग कारोबारी क्षेत्रों में ऑटोमेशन के बढ़ते चलन के कारण रोजगार के अवसर घट रहे हैं। नई नई तकनीकों के चलन में आने से वो दौर आया है जिसे चतुर्थ औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है। इस युग में मशीनें ज्यादा से ज्यादा काम कर रही हैं। ये संभव नहीं कि सरकार सबको रोजगार दे। ऐसे में सारी उम्मीदें नए उद्यमों पर टिकी हैं। ये आस जोड़ी गई है कि स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इसलिए इनके रास्ते की बाधाएं दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक के कुर्ग जिले में रहने वाला कोड़वा समुदाय अपनी बहादुरी के लिए चर्चित है, लेकिन आज ये लोग अपनी संस्कृति और खास पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग अपने इलाके में स्वायत्तता की भी मांग कर रहे हैं। और क्या मांगे हैं समुदाय की, आइए देखते हैं। ये है कोड़वा समुदाय के लोग। ये यहाँ कर्नाटक के कुर्ग जिले से आए हैं।
ये लोग अपनी खास संस्कृति और पहचान को बचाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला। उनकी शिकायत है कि कर्नाटक सरकार उनकी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों को बचाने के लिए उपाय नहीं कर रही है। इसके वजह से उनका वजूद खतरे में है। We want under the 6th schedule of our constitution, separate Kodava land autonomous region should be carved out, and our language, Kodava language, should be included in the 8th schedule of our constitution, and Kodava tribe should be included in the schedule list of our constitution, and under Article 371 be given and protected our land under that article, and our river Kaveri is one among the 7 sacred rivers of Vedic period, like Ganga, Yamuna and Kaveri. Kaveri should be given legal person status. कोडवा लोग कर्नाटक के कूर्ग जिले में रहते हैं। अब उनकी जनसंख्या घटकर महज 1.5 लाख रह गई है। इस समुदाय की अपनी अलग परंपराएं हैं जिन्हें ये लोग सहेजना चाहते हैं। अपने पुराने रीति रिवाजों को बचाना इनका मकसद है। इनकी खास पहचान इनकी बोली और वेशभूषा में जाहिर होती है। कोडवा समुदाय की महिलाओं या पुरुषों को अपने समूह से बाहर शादी करने की इजाजत नहीं है। आजाद भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल KM करियप्पा इसी समुदाय से आते थे। आज इस समुदाय के सिर्फ 1% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं और उनमें से ज्यादातर देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। Karnataka, we are not satisfied in the rule of Karnataka. Since 1956, we were separate states, C state. While amalgamating time, there are so many conditions are there, but they are not following the same condition, and we are suffering from like anything. कूर्ग को 1956 में कर्नाटक में शामिल किया गया था। तब संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कोडवा समुदाय की भाषा, संस्कृति, पहनावे आदि को सहेजने की जिम्मेदारी सरकार पर डाली गई थी। मगर कोडवा समाज आज खुश नहीं है। ये समुदाय शिक्षा और रोजगार की कठिन समस्याओं से जूझ रहा है। बाहर रोजगार न मिलने की वजह से ज्यादातर कोडवा खेती पर निर्भर हैं। The parliament decides with the requisite number of people that they must be given a special status for whatever it is, it can be given. So, for example, Sikkim, there is a separate, even for Andhra Pradesh, some area, there is something. There has been several special provisions made under Article 371, A, B, C, D, E, F, or some, quite a few numbers are there. And it can be done. There is no problem. कोडवा लोग अपनी मांगें लेकर राष्ट्रपति और बाकी तमाम नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें अभी तक कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। कोडवा समुदाय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहता है, लेकिन सरकारों ने ये मांग नहीं मानी है। इसलिए अब अपनी मांगों को लेकर ये राष्ट्रीय राजधानी आए हैं। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद भी कुछ जनसमूह अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं। इनका कहना है कि इनके अधिकारों, सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा संविधान में तो सुनिश्चित की गई है, लेकिन आने वाली कई सरकारें अभी तक उनको वो अधिकार देने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी कम संख्या, और इनका आरोप है कि क्या जब तक आखिरी व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक लोकशाही कामयाब है। दिल्ली से कैमरामैन अनिर्माण सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। हिमाचल प्रदेश के सेब के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इन दिनों वहां पर चेरी की खेती ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। सेब उगाने वाले कई किसान अब चेरी की खेती में ज्यादा फायदा देख रहे हैं। इन दिनों दुर्गू वर्मा का ज्यादातर वक्त बागानों में गुजरता है। वो पूरे परिवार के साथ चेरी के बागानों में सुबह से ही जुट जाती हैं। फसल तोड़ने से लेकर पैकिंग तक का सारा काम खुद ही करना होता है, लेकिन वो खुश हैं कि चेरी की मांग बढ़ रही है। कई सालों से चेरी का काम कर रहे हैं। अब जो है आजकल के ज़माने में चेरी का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये चेरी की जो फसल है ये नेचुरल है,
इसमें ना कोई केमिकल होता है। आजकल लोग जो है बहुत डरते हैं केमिकल से। इसमें ना कोई स्प्रे होती है, ना कोई केमिकल यूज किया जाता है। ये रासायनिक खाद पर ही होती है। हिमाचल प्रदेश के करीब 20,000 किसान इन दिनों चेरी की खेती में जुटे हैं। मोटे तौर पर शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा और किन्नौर जिले में चेरी की खेती होती है। शिमला और कुल्लू ही इसका मुख्य केंद्र बन गए हैं। सेब उगाने वाले बहुत से किसान भी अब चेरी की तरफ झुक गए हैं। कारण बहुत साफ है। सेब 10 साल में फसल देना शुरू करता है, तो वहीं चेरी 5 से 6 साल में। और साल भर में बागान में मुश्किल से 1-2 महीने काम करना पड़ता है। एक तो लेबर बहुत ज़्यादा लगती है और बाकी सेब अब ऐसा हो गया कि खाद द्वारा तैयार किया जाता है, पर ये ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरली फल बन गया हुई। हिमाचल में कई प्रजातियों की चेरी उग रही है। इसमें ब्लैक हार्ट, वैन, रेड हार्ट, ड्यूरोनेरा, स्टेला, मर्चेंट, सेल्सियस और बिंग जैसी प्रजातियों की मांग लगातार बढ़ रही है। नतीजतन किसान इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उन्हें सेब से ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। इसकी अलग अलग साइज है। एक तो भरते हम 7x7, उसका मार्केट रेट बनता है 180। एक भरते हम 7x6, उसका बनता है 210। एक भरते 5x5, उसका बनता है 400 कुछ। और एक भरते हम 5x6, उसका 300 कुछ बनता है। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में चेरी की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। 2009 में 419 मीट्रिक टन पैदावार हुई थी। ये आंकड़ा 2011 में 433 मीट्रिक टन पहुंच गया। 2013 में ये बढ़कर 1183 मीट्रिक टन और इस साल 1500 मीट्रिक टन चेरी की पैदावार हुई। हिमाचल के बागानों में अगर चेरी की फसल इसी तरह लहलहाती रही तो भारत चेरी की पैदावार में एक खास पहचान बना सकता है। शिमला से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आदिवासी समुदायों के बारे में जानने समझने की अपनी श्रृंखला में आज हम चलते हैं ओडिशा के कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में। वहां रहने वाले बोंडा आदिवासियों की अपनी खास जीवन शैली है। बोंडा आदिवासियों को सरकार ने पीवीटीजी यानी कि आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ओडिशा के कोरापुट और मलकानगिरी में घने जंगलों से ढके खूबसूरत पहाड़ों की श्रृंखला है। कोरापुट जिले के दक्षिण में पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1100 मीटर तक है। जिले के पूर्वी हिस्से में पहाड़ के ऊपर बड़ा मैदानी इलाका है। जिले के पश्चिमी हिस्से में गारिया घाटी के पहाड़ों की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। ये पहाड़ समुद्र तल से करीब 1350 मीटर ऊंचे हैं। कोरापुट के दक्षिण पश्चिम में मलकानगिरी के पहाड़ हैं, जिनके ऊपर मैदानी इलाका काफी बड़ा है। ये खूबसूरत पहाड़ और जंगल सदियों से बोंडा या बोंडो आदिवासियों का रहे हैं। फिलहाल हम हैं खैरपुट ब्लॉक में। यहाँ 4 पंचायतें हैं और बोंडा आदिवासियों के कुल 32 गांव। इस पुड़ीगुड़ा गांव में 65 बोंडा परिवार रहते हैं। यहाँ की आबादी करीब 300 है। ज्यादातर घर कच्चे हैं और छत खपरेल की हैं। कुछ घरों की छत टिन की भी नजर आती हैं। छतों पर मिर्ची या फिर जंगल से मिलने वाले फल फूल सूखते दिखाई देते हैं। बोंडा महिलाएं खास अंदाज में सजती संवरती हैं। ये महिलाएं सिर पर बाल बिल्कुल नहीं रखती। ये हर दूसरे तीसरे दिन अपना सर मुंडा लेती हैं, लेकिन हाथ से बनाई हुई खास तरह की रंग बिरंगी बारीक मालाओं से अपने सिर को ढकती हैं। ये महिलाएं अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहनती हैं। ये झुमके आमतौर पर कान के ऊपरी हिस्से से लटकाए जाते हैं, लेकिन बोंडा महिलाएं गले में जो आभूषण पहनती हैं वो अपने आप में विशेष है। ये आभूषण चांदी या एल्युमिनियम के होते हैं। बोंडा महिलाएं शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं पहनती, लेकिन रंग बिरंगी बारीक मालाओं से ऊपरी हिस्से को भी ढकती हैं। कमर के हिस्से में एक कपड़ा बांधा जाता है जिसे रिंगा कहते हैं। बोंडा महिलाएं रिंगा घर पर ही बुनती हैं। परिवार के लिए खाना जुटाने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। बोंडा आदिवासी अपनी सामाजिक पहचान को बनाए रखने को लेकर काफी सचेत रहते हैं। ये आदिवासी अपने समुदाय के भीतर ही शादी ब्याह करते हैं। इसके अलावा बोंडो बोली और गैर बोंडो बोली और लहजे में ये आदिवासी
स्पष्ट फर्क करते हैं। बोंडा आदिवासियों को बोंडा या बोंडो बाहरी लोगों का दिया नाम है। वो खुद को रेमो कहते हैं। फिलहाल बोंडा एक ही आदिवासी पहचान रखते हैं। हालांकि इनमें कुलों के हिसाब से विभाजन है। ये कुल इन आदिवासी समूहों के मुखिया या पुजारी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें कुदा कहते हैं। बोंडा आदिवासियों में इस तरह के 9 कुल या समूह हैं। ये कुल या कुदा हैं बदनायक, सीसा, धांगड़ा, माझी, किरसानी, मुदली, दोरा, जिगरी, चालन और मंदरा। पुड़ीगुड़ा गांव किरसानी बोंडा आदिवासियों का है। बोंडा आदिवासी अपने ही कुल में शादी को प्राथमिकता देते हैं। बोंडा आदिवासियों में युवक और युवतियों को अपना साथी चुनने के लिए विशेष अवसर दिया जाता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया समुदाय के बुजुर्गों की देखरेख में चलती है। बोडो आदिवासियों में गैर आदिवासियों से शादी ब्याह को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई लड़का या लड़की ऐसा करता है तो आमतौर पर शुरुआती नाराजगी के बाद समाज उस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। माँ पापा सेस करने से लड़का को पूछेंगे, उस लड़की के इच्छाएं तो हाँ करने से गाँव का बंधु बांधव मिलकर जाएंगे। हमारा मूल मौद और एक खोड़ुए लेकर जाएंगे। प्रथम जाएंगे खबर में ढाई मारेंगे, जी आपका लड़के का मांगना कर रहा है। उसने हमको बताएंगे, मारना पीटने के लिए लग जाएंगे। और तो लड़की मन लगेगा, पिता माता को तो दौरत देंगे, मैंने हाँ बोल देंगे। हाँ बोलने से और 4-5 अंडा मौद, आम मौद, स्वल्प मौद लेकर जाएंगे। उस पर बातचीत करने से, ठीक है से, और वो पिता माता जी ने कहा 5 वर्ष पहले शादी करेगा, अभी नहीं, बोली जो मौत स्वल्प से प्रमाण देंगे। एक लड़की था इसी गांव का, वहाँ लव मैरिज हो गया और शादी कर लिया हमने। उनको पूछा, उनके परिवार से पूछा आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उसने कुछ नहीं बोला। तो मैं, और आपका परिवार भी मान गया? नहीं, मेरा परिवार नहीं मानता है इसको। बोंडा आदिवासी आमतौर पर अपने पुरखों और अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। बोंडा आदिवासियों के लिए पटखांडा सबसे बड़ा आराध्य देव है। बोंडो आदिवासी इस देव की तुलना सिनगी और अर्के यानी चांद और सूरज से करते हैं। गांव में सिंडीबर की एक अहम जगह होती है। सिंडीबर एक पेड़ के नीचे पत्थर का एक चबूतरा होता है। पर्व होता है तो एक गुसरी काटता है, खुकड़ा है, और अब हमारा जो माघ मास होते हैं और पुष्प पर्व होते हैं। इस सदर में जाति पर्व होता है, नाच होता है। इस पैर में सदर में सब कुछ दुख सुख, और गांव में जो गंडगोल हो जाता है, मारपीट हो जाते हैं, इस सदर में रहकर सब कुछ न्याय व गांव का सुख दुख सब लोग बैठकर निष्पत्ति कर जाते हैं। पटखांडा दरअसल एक तलवार है जिसे मुदली पाड़ा में एक विशाल पेड़ की खो में रखा जाता है। साल में एक बार बोंडा समुदाय के लोग इस तलवार की पूजा करते हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ और खास रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।